हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? जबरदस्त। जेई हो या नीट, फिजिक्स में तहलका मचाना है ना। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट वाला लेक्चर का डीपीपी बनाया क्या? बना लिया? वाह, तब तो तुझे तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता है। आज हम लोग बहुत ही प्यारा सा टॉपिक करने वाले हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी काइनेमैटिक्स का होगा लेक्चर नंबर 9। क्या करना है? इस लेक्चर को हम लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर क्या है? ये सेब का पेड़ है। कौन बैठे हैं नीचे में? न्यूटन साहब। न्यूटन साहब बड़ी जल्दी पहचान लेते हो। इसका मतलब अच्छा कलाकार हूं, फिगर बनाने, फोटो बनाने वाला। सेब के पेड़ से तो सेब ही नहीं गिरेगा, है कि नहीं? तो ये जब घटना घटी, यानी बोलते हैं लोग न्यूटन साहब सेब के पेड़ के नीचे बढ़ रहे थे और अचानक से एक सेब नीचे गिरा, तो सोचने लगे न्यूटन साहब कि ये आखिर नीचे क्यों गिरा, सेब ऊपर क्यों नहीं गया। होता है ना, कभी कभी क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है मन में कि आखिर ये क्यों हुआ। हम लोगों के मन में भी कभी कभी होता है। वो अलग बात है कि हम लोग साइंटिस्ट की तरह उस पर काम करना स्टार्ट नहीं कर देते हैं। तो इन्होंने 5 साल के बाद, इस घटना के 5 साल के बाद, ऐसा किताब में बोलते हैं, उन्होंने एक लॉ बनाया जिसमें उन्होंने ये पाया कि इस यूनिवर्स का कोई भी दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यानी इस यूनिवर्स में कोई भी दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि माना कि ये मास है एक, m1 मास है, और ये मास है एक, m2 मास है। ठीक, तो उन्होंने ये पाया कि दो मास को मिलाने वाला जो लाइन होगा, सेंटर को मिलाने वाला लाइन होगा, उस सेंटर के अलोंग फोर्स लगेगा, यानी सेंट्रल फोर्स है। यानी इस पर फोर्स इधर लगेगा और इस मास पर फोर्स इधर लगेगा। यानी फोर्स ऑन 1/2 अब फोर्स ऑन 2/1, यानी फोर्स ऑन 2/1 अब फोर्स ऑन 1/2। दोनों के बीच का दूरी r है। अच्छा एक बात बताओ, फोर्स ऑन 1/2, यह है फोर्स ऑन 1/2 और यह है फोर्स ऑन 2/1, क्या दोनों बराबर होगा? कभी नहीं। वो इसलिए क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, और फोर्स ठहरा एक वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो सेम तो हुआ नहीं, दोनों में अंतर है, तो इसमें माइनस साइन लगा देना है। याद रखना, दो फोर्स एक दूसरे के बराबर हो और डायरेक्शन में अपोजिट हो तो इस तरह का लगाते हैं हम लोग चिन्ह। ये तो हुआ वेक्टर फॉर्म। ये क्या हुआ? ये हुआ उसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होगा, उसको एफ मान लेते हैं। तो न्यूटन साहब ने बताया कि जो एफ होगा ना, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर मिलाने वाला लाइन का बीच का दूरी, Gmm/r²। क्या होगा? F बराबर G इंटू m1 इंटू m2/r²। ये बताए न्यूटन साहब ने। जहां G क्या है? जहां G को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसका वैल्यू कितना होता है?
6.6 इंटू 10⁻⁻11। बताओ तो यूनिट क्या होगा? यूनिट दिमाग लगा के बताओ क्या होगा यूनिट। देखो हर जगह कॉन्सेप्ट का खेला है। कॉन्सेप्ट अगर समझने लगोगे ना, सवाल जल्दी जल्दी बन जाएगा। यूनिट कैसे निकालेंगे? देखो F बराबर GM1M2/R² था ना, तो G बराबर देखो तो क्या आएगा यहां से, G बराबर F गुना R² डिवाइडेड बाय M1M2। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय किलोग्राम इंटू किलोग्राम, यानी किलोग्राम का स्क्वायर। ये इसका यूनिट होगा। देखो 6.6 को 20/3 याद रखोगे तो और मजा आएगा। 20/3, ठीक है। यानी दो मास एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेगा और दोनों बराबर बराबर फोर्स है। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अब यहां पर ध्यान से समझना। तो यहां देखो मैं अर्थ बना रहा हूं, अर्थ। ये क्या बनाया मैंने? अर्थ बनाया। बहुत बड़ा अर्थ है, वेरी गुड। ये है अर्थ का सेंटर, सही है। और यहां पर एक बॉडी बना रहा हूं जिसका कि मास है m, और सेंटर टू सेंटर मिलाने वाला लाइन है ये। यहां से यहां जो दूरी है ना उसको h बोल देता हूं, यहां से यहां के दूरी को बोल देता हूं h। h यहां का हाइट है, यहां से यहां का दूरी कितना h है, और यहां से यहां का दूरी कितना है r है। ये अर्थ है, और अर्थ का मास मान लेते हैं कैपिटल M, और इस बॉडी का मास क्या था? स्मॉल m था। वेरी गुड। अब देखो अर्थ पर फोर्स लगेगा इधर, और बॉडी पर भी फोर्स लगेगा इधर। अब तुमको यह बताना है कि अर्थ पर ज्यादा फोर्स लगेगा कि इस बॉडी पर बड़ा फोर्स लगेगा, ये बताओ। यानी ये सवाल है। ये है 8 kg, ठीक, और ये है 2 kg। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पर ज्यादा फोर्स लगेगा कि इस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, बताओ। 8 kg पर ज्यादा फोर्स लगेगा कि 2 kg पर ज्यादा फोर्स लगेगा? नहीं समझ में आया? बराबर लगेगा। अभी तो बताए थे, मिस्टेक हो गया सर। बराबर फोर्स लगता है, इक्वल एंड अपोजिट लगता है, टेंशन नहीं लेना है। तो अब देखो अर्थ पर बड़ा फोर्स लगेगा कि इस बॉडी पर बड़ा फोर्स लगेगा? दोनों पर बराबर फोर्स लगेगा, यस। तो इस फोर्स का कितना वैल्यू होगा? इस फोर्स का कितना वैल्यू होगा? ये है m मास और ये है m मास, तो फोर्स का वैल्यू होगा G इंटू एम। m हुआ इसका मास और m हुआ इसका मास। G इंटू एम डिवाइडेड बाय दोनों के सेंटर टू सेंटर मिलाने वाला लाइन के बीच का दूरी। तो ये है h और ये है r, तो r प्लस h का स्क्वायर, ये हुआ हमारा फोर्स। अब एक बात बताओ, ये r बराबर कितना है? r बराबर तो जानते हो कितना होता है? r बराबर होता है 6400 किलोमीटर। अगर मीटर में बदले तब 6400 किलो को, किलो मतलब 10⁻³ इतना मीटर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 64 लाख मीटर है। 64 लाख मीटर है। और हम लोग जो इस बॉडी को ऊपर में रखेंगे, ये कितना दूर पर होगा? 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर। तो इसका मतलब ये जो हाइट है ना, ये जो हाइट है ना, रेडियस ऑफ अर्थ के तुलना में क्या है? बहुत बहुत छोटा है। तो 64 लाख में 10 मीटर जोड़ दोगे
तुम्हारे पास 64 लाख रुपए है, उसमें से 10 रुपये और जोड़ दिए, कितना हुआ? 64 लाख ही ना हुआ? 10 रुपया जोड़ने से क्या फर्क पड़ जाएगा? यानी एक तरह से बोलो, समुद्र में से 1 लोटा पानी निकाल लिए कि 1 लोटा पानी डाल दिए, तो क्या फर्क पड़ेगा उसके पानी पर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब R प्लस H में H को जोड़ दे या ना जोड़ दे तो बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा नहीं। तो इसलिए ये जो H है ना, इसको यहां पर 0 कर देना, 0 मान लेना है। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? GMM बाय R स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? और इसी को हम लोग बोलते हैं mg। यस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? mg। अब देखो, ये m से m कैंसिल हो जाएगा। m से m जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? gm बाय R स्क्वायर बच जाएगा। gm बाय R स्क्वायर, ये m से m कैंसिल हो गया, अब बराबर हो गया g। यस 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 यस, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको याद कर लोगे। यानी g बराबर हमारा क्या हो गया? gm बाय R स्क्वायर। इस सब का अगर मान रख दोगे, इस सब का मान, जैसे g का मान रख दिया, m का मान रख दिया, अर्थ का मास कितना होता है? कितना बताना मुझे, ठीक है? सबका मान रख दोगे तो कितना आएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, या यही आएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, या 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। अच्छा एक बात बताओ, इस g का जो वैल्यू है क्या अर्थ के मास पर डिपेंड करेगा? करेगा। और इस बॉडी के मास पर डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। यानी मास यहां अलग अलग होगा तो भी ये g सेम लगेगा। यानी मास कुछ भी हो, डिफरेंट डिफरेंट मास हो, लेकिन सब पर g जो होगा ना सेम होगा। इस g को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? तो इसी को हम लोग अब मोशन के रूप में पढ़ेंगे, यानी अब इसी को अच्छा से पढ़ेंगे हम लोग आगे। देखो, यानी कुल मिला के जो कॉन्सेप्ट निकल के सामने आया ना, वो देखो। जैसे यहां पर है एक बॉडी, मास है m1, और यहां पर है दूसरा बॉडी और इसका मास है m2। ठीक, ये m1 है और ये m2 है, और ये ग्राउंड है। इस पर जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, वो फोर्स कौन सा होगा? F1 बराबर होगा m1 इंटू जी। और इस पर जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, F2 बराबर m2 इंटू जी होगा। अब तुमको पता है फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सलरेशन, तो एक्सलरेशन बराबर फोर्स बटा मास होगा। तो इसका जो एक्सलरेशन होगा फोर्स बटा मास होगा, तो यानी फोर्स बराबर होगा m1g बटा m1, यानी इसका एक्सलरेशन हो जाएगा g, यानी m1 का एक्सलरेशन हो जाएगा g, और इसका एक्सलरेशन क्या होगा? a2 बराबर f बटा m, यानी f2 बटा m2, एक्सलरेशन बराबर फोर्स बटा मास, यानी a2 बराबर f2 का वैल्यू रख दो m2g और डिवाइडेड बाय m2, m2 कैंसिल हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा g। यानी अलग अलग मास भी रहेगा तो g लगेगा सेम। g को हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में आ गई? यस, g यहां पर क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है? कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मजा आ रहा है? यस। एक बात समझना, जी हमेशा किधर लगेगा? वर्टिकली
डाउनवर्ड में लगेगा। ये दिमाग में रखना हमेशा। हम लोग अब आगे देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या दुनिया में हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका नहीं होता है क्या? होता है। तो उसी प्रकार से मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में अगर हमको सवाल बनाना हो तो साइन कन्वेंशन का बड़ा ही रोल है। तो हम लोग समझेंगे ये साइन कन्वेंशन क्या होता है। क्या समझेंगे? ये साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो कैसे समझेंगे? पहले एक फोटो बनाता हूं तब समझना। जैसे कि ये ग्राउंड है और ग्राउंड पर से एक बॉडी को ऊपर फेंका जा रहा है यू वेलोसिटी से। तो बॉडी ऐसे जाएगा ऊपर, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और फिर बॉडी वापिस ग्राउंड पर आ जाएगा। सही है? एडवांस में सीख लो, जितना से फेंकोगे उतने से आएगा। हाँ, तो हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो कॉन्सेप्ट को जरा समझो। कहता है बॉडी को, इसमें जो सीट में लिखा हुआ है ना वही सुनाता हूं तुमको, ठीक? जिस डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट होगा उधर पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेंगे तो सवाल बनाना आसान हो जाएगा, ठीक? फिर लिखा हुआ है ऐसे किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव मान सकते हैं, ये मैटर ऑफ चॉइस है। कहते हैं मेरी मर्जी। क्या कहते हैं? मेरी मर्जी। नहीं समझ में आया बात? कहने का मतलब यह हुआ कि जिस डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट हुआ, देखो t बराबर 0 पर ऐसे फेंके तो मोशन स्टार्ट किस डायरेक्शन में हुआ? इस डायरेक्शन में हुआ। तो कहता है जिस डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट होगा उस डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मान लेते हो तो सवाल बनाना आसान हो जाएगा। अब फिर क्या लिखा है? ऐसे आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव मान सकते हो। कहते हैं मेरी मर्जी, यानी आप चाहो तो इधर भी पॉजिटिव मान सकते हो और आप चाहो तो इधर भी पॉजिटिव मान सकते हो, लेकिन जिस डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट होगा उधर पॉजिटिव मान लोगे तो सवाल बनाना आसान हो जाएगा। क्लियर है? यस। तो इस डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मानोगे तो एक्सेलरेशन किधर होता है? नीचे की तरफ। नहीं, ए होता है नीचे। तो इसका मतलब जब जहां यू लिखना हो उसको पॉजिटिव लिखेंगे और जहां ए लिखना हो वहां -g लिखेंगे। यस। तो अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट का अप्लाई करके ढेर सारा सवाल को बनाएंगे। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करके निकालेंगे टाइम ऑफ एसेंट, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालेंगे? टाइम ऑफ एसेंट, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो देखो ध्यान से, यहां से फेंके और बॉडी यहां गया तो यहां पर का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां अगर t बराबर 0 पर है तो यहां का जो टाइम होगा वो क्या कहलाएगा? टाइम ऑफ एसेंट कहलाएगा। यानी यहां से यहां जाने के टाइम को बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट और यहां से यहां आने के टाइम को बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट और यहां से यहां और फिर यहां से यहां आने के टाइम को बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। समझा? यस। इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो सबसे पहले हम लोग टाइम ऑफ एसेंट की बात करते हैं। टाइम ऑफ एसेंट, देखो एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट v बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। यानी यहां से फेंकेंगे, जब यहां पहुंच जाएगा तो v बराबर 0 हो जाएगा। तो v बराबर फॉर्मूला होता है u प्लस a इंटू टी होता है।
यस, तो v के स्थान पर क्या रख देंगे? 0, u के स्थान पर प्लस u की माइनस u। देखो u इधर है और इधर कोई हम पॉजिटिव मान है, तो ये u प्लस हो जाएगा। एक जगह प्लस की माइनस, देखो इधर हम प्लस माने हैं, ऊपर के दिशा को प्लस माने हैं, और g हमेशा नीचे लगता है, तो एक जगह क्या रख दोगे? माइनस g रख दोगे। यहां से यहां का जो टाइम है ना TA है, तो फिलहाल t ही लिख देता हूं, ठीक। तो ये माइनस GT जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? GT बन जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा? U। तो t बराबर क्या होगा? U/g। यही हुआ मेरा टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट बराबर क्या लिखेंगे? U/g। U/g। अब क्या निकालेंगे हम लोग? अब निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। यहां से यहां का जो हाइट है ना, उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ये निकालें, किनारे में निकाल देता हूं मैं। हम लोगों के पास कितना फार्मूला होता है? 5 फार्मूला। ये हाइट निकालने का कौन सा फार्मूला ठीक रहेगा? ये सही रहेगा क्या? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, सही रहेगा। अब देखो एट मैक्सिमम हाइट हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं हम लोग निकाल रहे हैं मैक्सिमम हाइट। तो एट मैक्सिमम हाइट v बराबर क्या होगा? 0 ना। एट मैक्सिमम हाइट v बराबर 0, u² अब प्लस 2, और एक जगह माइनस जी की प्लस जी, माइनस जी लेंगे। क्यों लेंगे माइनस जी? क्योंकि इस डायरेक्शन को हमने प्लस माना है, जी लग रहा है नीचे, यस। और एस की जगह कितना लोगे? एच। अब देखो यहां माइनस 2gh होगा, लेफ्ट साइड ले आओ, प्लस 2gh बन जाएगा, इज इक्वल टू u², यानी h बराबर u² बट्टा 2g। दोनों फॉर्मूला को ठीक से समझ लो। टाइम ऑफ एसेंट बराबर u बट्टा g, h बराबर u² बट्टा 2g। अब हम लोग निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। ध्यान से समझना, ये गोला है ना, गोला को u वेलोसिटी से ऊपर फेंके, सही है। तो गोला यहां से यहां जाएगा, अच्छा से कॉन्सेप्ट समझ लो। उसी पाथ पर नीचे आएगा, लेकिन समझने के लिए हम लोग इसको किनारे में गिरा रहे हैं। तो यहां t बराबर 0 है, और यहां का टाइम को बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको मैंने ए बोला था ना, इसको बोला था बी, और इसको बोला था सी। अब देखो क्या निकाल रहे हैं हम लोग? टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो ए टू सी के लिए यानी ए से जाएगा और सी के लिए एस बराबर हम ut प्लस हाफ a² का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? s बराबर ut प्लस हाफ a² का यूज करते हैं। तो बोलो तो a से जब c जाएगा तो s बराबर यहां पर क्या है? s बराबर यहां पर क्या है? डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट है। s यहां पर डिस्टेंस नहीं है, क्या है यहां पर? डिस्प्लेसमेंट। देखो जहां से फेंके वहीं आ गया, यहां से फेंके फिर यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। यस, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 0। वेरी गुड। u, आप देखो ऊपर के दिशा को पॉजिटिव मान लो, जिधर आप फेंकोगे ना उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। तो ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे तो u पॉजिटिव आएगा। टी पॉजिटिव की निगेटिव, टी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता, वो तो सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, टाइम है तो, ठीक है।
यस, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए उसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करें, टाइम हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ए यहां पर क्या है ए यहां पर क्या है, देखो बॉडी ऊपर जाए तब भी जी नीचे ही लग रहा है, और जब बॉडी नीचे आए तब भी नीचे ही लग रहा है, और हमने ऊपर के दिशा को प्लस माना है, तो ए हमेशा नीचे रहेगा और हमेशा ऊपर प्लस माने हैं, जी हमेशा नीचे, तो ये हमेशा माइनस जी ना होगा इंटू टी स्क्वायर। कंफ्यूज मत करना, जाते समय अलग है और आते समय अलग है। अरे जाते समय भी जी नीचे है और आते समय भी जी नीचे है, और हम ऊपर पॉजिटिव माने हैं, तो ए हमेशा निगेटिव ही रहेगा ना। यस, बहुत बढ़िया। तो यहां पर जीरो कर देंगे तो टाइम को कॉमन ले लो, टाइम को अगर कॉमन लोगे तो यहां आएगा यू, यहां होगा हाफ जी इंटू टी। अब देखो इतना गुना इतना बराबर जीरो है, तुमको पता है ना, अगर a गुना b बराबर जीरो है तो या तो a बराबर जीरो होगा, या तो b बराबर जीरो होगा, या तो दोनों जीरो होगा। तो यहां पर क्या होगा, इतना गुना इतना है, तो यानी या तो t बराबर जीरो हो जाएगा, एंड या तो u माइनस हाफ जी इंटू टी बराबर जीरो हो जाएगा, यानी u बराबर हाफ जी इंटू टी हो जाएगा। तो t बराबर यहां कितना होगा, गुना भाग करके देखो, t देखो इधर आएगा 2u, ये हो गया 2u, और ये g नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो t बराबर 2u बटे g। अब एक बात बताओ कि टाइम का दो वैल्यू क्यों आया है, फिजिकली समझाना है। मैथमेटिकली तो ये हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो t पे पावर 2 है तो टाइम का दो वैल्यू आएगा, लेकिन फिजिकली समझाना है कि टाइम का दो वैल्यू क्यों आया है। यस, समझाओ। टाइम का दो वैल्यू इसलिए आया है क्योंकि s बराबर जीरो किया है मैंने, तो s बराबर जीरो दो बार हो रहा है। एक बार जब फेंक रहे थे तब डिस्प्लेसमेंट जीरो था, और एक बार जब वापिस फिर वहीं आ गया तब डिस्प्लेसमेंट जीरो था, यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो दो बार हुआ है, इसलिए टाइम का दो वैल्यू आया है। समझ में आया? तो अब सवाल उठता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट ये वाला ले कि टाइम ऑफ फ्लाइट ये वाला ले, कौन सा ले टाइम ऑफ फ्लाइट? ये वाला लेंगे, क्योंकि ये s बराबर जीरो फेंकते समय का है और ये s बराबर जीरो ग्राउंड पर आते समय का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर मेरा फाइनली क्या हो गया फॉर्मूला, इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट लिखता हूं 2u बटा g। क्लियर है? यस। इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। टाइम ऑफ डिसेंट के बारे में बात था, तुमको पता है टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी जाने का टाइम हुआ टाइम ऑफ एसेंट, आने का टाइम हुआ टाइम ऑफ डिसेंट, और दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या है, टाइम ऑफ एसेंट, ये क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट, ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये कितना आया था अभी, u बटा g आया था, और टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है, और ये कितना आया 2u बटा g आया। तो देखो टाइम ऑफ डिसेंट बराबर कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट बराबर ये जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा u बटा g आएगा। टाइम ऑफ एसेंट कितना आया था, u बाय g आया था। तो क्या देखे हम लोग, यानी हम लोगों ने देखा कि टाइम ऑफ एसेंट जितना होगा उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होगा, और ये u बटा g होगा, ये अंडर रूट 2gh हो जाएगा। कैसे भाई आगे सिखा दूंगा, है ना। और ये कट जाएगा, बराबर अंडर रूट 2h बटा g होगा। आगे के सेक्शन में इसको क्लियर कर दूंगा, फिलहाल इसको छोड़ दोगे, फिलहाल इसको याद रखोगे इसको, ठीक। चलो अब सवाल देखो आगे। क्या कह रहा है सवाल में, देखो कहते एक बॉडी है जिसको u बराबर 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, ऐसे तुमको जो बताना है वो ध्यान से सुनो। तुमको बताना है यहां से यहां आने का टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ये क्या होगा ये बताओ, और तुमको बताना है कि ये मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा।
और तुमको बताना ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये बताओ। सही है। और एक इंपॉर्टेंट बात, एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, एक चौथा सवाल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि बॉडी विल बी एट सेम हाइट, बॉडी विल बी एट सेम हाइट एट टाइम, ऑप्शन नंबर 1 में T1 बराबर 1 सेकेंड एंड T2 बराबर 7 सेकेंड। बी में बोल रहा है T1 बराबर 3.1 सेकेंड एंड T2 बराबर 4.9 सेकेंड। सी में T1 बराबर 2.7 सेकेंड एंड T2 बराबर 5.3 सेकेंड। सी में T1 बराबर 1.5 सेकेंड एंड T2 बराबर 6.5 सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यानी बॉडी का जो हाइट 1 सेकेंड पर होगा वही हाइट 7 सेकेंड पर होगा, वही जो हाइट 3.1 सेकेंड पर होगा वही हाइट 4.9 सेकेंड पर होगा। उसी तरह से ये 4 ऑप्शन है। पहले इसका वैल्यू बताओगे, उसके बाद इस ऑप्शन को टिक लगाओगे। चलो पहला का आंसर क्या होगा? पहला का आंसर तो क्लियर है। कितना आया है बोलो? टाइम ऑफ एसेंट बराबर क्या होगा? U बटा जी। आया है क्या? G बराबर लेना है यहां पर 10। टेक G बराबर G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। G का मान 10 लेना है तो U बटा G होगा। U बराबर कितना है? 40 और G बराबर कितना है? 10। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना हो गया? टाइम ऑफ एसेंट हो गया 4 सेकेंड। दूसरा, मैक्सिमम हाइट कितना होगा? H बराबर U स्क्वायर बटा 2G। U की जगह 40 स्क्वायर बटा 2 इंटू G की जगह 10। तो H बराबर कितना आ जाएगा? 40 गुना 40 बटा 2 गुना 10। सुना सुना कैंसिल हो गया, 2 दूना 4। तो H बराबर हुआ 80 मीटर। आया है क्या? आया है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ऐसे इसका डबल हो जाएगा, 2U बाय G। तो U बाय G 4 है तो 2U बटा G कितना होगा? 8 सेकेंड हो जाएगा। यानी इसका आंसर तीनों का मिल गया। अब इसके बारे में सोचो कि कौन सा आंसर होगा। अच्छा सवाल है ना? अब देखो, कहते हैं कि सर ट्रिक, आप बहुत सारा ट्रिक बताते हैं, तो क्या मैं ट्रिक कहीं बाहर से लाता हूं? ना ना ना, कहीं बाहर से ट्रिक नहीं लाते हैं। इसी सवाल में से अब मैं निकालूंगा ट्रिक और उस ट्रिक को यूज करके तेरा दिमाग को मस्त कर दूंगा और मजा आ जाएगा तुमको। देखो आगे ट्रिक, ध्यान से समझोगे, बहुत मजा आने वाला है। बॉडी को यहां से फेंका, ऐसे करके जाएगा, बॉडी ऊपर जाएगा, जाते रहेगा, क्या गिरेगा नीचे। थोड़ा साइड में बना के दिखाता हूं, एकदम मस्त फीलिंग आएगी तुम्हारा अभी। यस, जितना से फेंकेंगे उतने से गिरेगा, याद कर लेना। यू से फेंकेंगे ना तो यू से गिरेगा। चलो, बॉडी यहां पर किस टाइम पर था? T1 बराबर 0 टाइम पर था, नहीं? और यहां पर किस टाइम में आया था? T2 बराबर 8 सेकेंड पर यहां आया था। और यहां पर किस टाइम में था? यहां था T बराबर 4 सेकेंड। ओहो, इसका मतलब यहां से यहां जाने का टाइम 4 सेकेंड।
और यहां से यहां आने का टाइम 4 सेकंड, यानी जो टाइम जाने में लगा वही टाइम आने में लगा, यानी टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट। अच्छा एक बात बताओ, अगर बॉडी यहां पर T1 बराबर 1 सेकंड पर है, T1 बराबर 1 सेकंड पर है, तो इसी हाइट पर यहां किस टाइम पर होगा? इसी हाइट पर यहां किस टाइम पर होगा? T2, ये T1 है और ये T2 है। इसका मतलब यहां से यहां 3 सेकंड लगा, क्योंकि यहां T बराबर 4 है, तो यहां से यहां 3 सेकंड, तो 1 से 3 4 हुआ, तो 4 से 3 7 सेकंड हो जाएगा। अगर यहां पर बॉडी T1 बराबर 2 सेकंड पर था, तो इसी हाइट पर यहां पर किस समय होगा? तो यहां से यहां लगा 2 सेकंड, तो यहां से यहां लगेगा 2 सेकंड, तो 2 से हुआ 4, तो 4 से हो जाएगा 6। फिर से देखो, अगर बॉडी यहां पर T बराबर 3 सेकंड पर है, T1 बराबर 3 सेकंड पर है, तो इसी हाइट पर यहां T2 बराबर किस टाइम पर होगा? किस टाइम पर होगा बताओ? 3 से लगा 4 यानी 1 सेकंड, अब फिर यहां से लगा 1 सेकंड, 4 से हो जाएगा 5 सेकंड। बात समझ में आ रही है? यही आ रही है कि देखो, सेम हाइट पर अगर 1 सेकंड और 7 सेकंड पर है, तो दोनों टाइम को जोड़ोगे तो कितना होगा? 8। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा? 8। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 8। निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट 8 होगा। तो इसका अर्थ यही हुआ कि अगर बॉडी T1 एंड T2 पर सेम हाइट है, तो T1 प्लस T2 को अगर जोड़ोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा आंसर। मजा आया? चलो किनारे में समझाता हूं, तो किनारे में लेके चलता हूं तुमको। यानी अगर बॉडी को यहां से फेंका जाए और बॉडी जाए ऊपर, अब फिर आ जाए नीचे, एकदम ध्यान से समझना। और मान लेते हैं ये एक हाइट है h और यहां का टाइम है T1 और यहां का टाइम है T2, ठीक? तो एक बात देखो, हाइट जो है, हाइट h जो T1 टाइम पर है और जो h T2 टाइम पर है, तो कहता है कि अगर T1 टाइम पर का हाइट और T2 टाइम पर का हाइट अगर बराबर हो जाए, तो याद रहे T1 प्लस T2 बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा। देखो ना, यहां पर का टाइम 1 है, यहां पर का 7 है, तो दोनों को जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। यहां पर 2 है और यहां पर 6 है, दोनों को जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। यहां पर 3 है और यहां पर 5 है, दोनों को जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। यानी T1 और T2 टाइम पर अगर सेम हाइट पर है, तो दोनों टाइम को जोड़ोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा। यस। अब और समझो, और समझो। क्या समझो? कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u/g होता है। तो u बराबर यहां कितना होगा? बोलो u बराबर कितना होगा? देखो, g जाएगा ऊपर, हाफ आएगा नीचे, तो हो जाएगा हाफ g T1 प्लस T2। बहुत मजेदार है। यानी T1 टाइम और T2 टाइम पर सेम हाइट है, तो इसका मतलब बॉडी को फेंका गया कितना से? T1 प्लस T2 में हाफ g बराबर अगर 10 है, 10/2 भागा दोगे तो 5 आएगा, तो 5 गुना 8 बराबर 40। देखो, 40 से फेंका गया था। कितना से फेंका गया था? 40 मीटर पर सेकंड से। देखे थे ना, था ना 40, ये याद है कि नहीं? 40 था। ये हो गया। एक और बात समझ लो, इसका जो मान आएगा ना, आगे चल के निकालोगे, हाफ जी T1 T2 आ जाएगा। हाफ जी T1 T2, इसको साबित भी कर देगा आगे। तो 3 बात है जो इंपॉर्टेंट याद रखना। यानी अगर T1 टाइम और T2 टाइम पर सेम हाइट है, तो वो हाइट हो जाएगा हाफ जी T1 T2। और उन दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट को जोड़ोगे,
उन दोनों टाइम को जोड़ोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आ जाएगा और u बराबर हो जाएगा हाफ जी t1 प्लस t2। अगर इन तीनों को याद कर लेते हो ना तो सवाल बनाने का हो जाओगे बहुत बड़ा उस्ताद, बहुत जल्दी जल्दी सवाल बन जाएगा तुमसे। अच्छा एक बात, क्या इसी को ये जो मैं बताया ये तो मैं ट्रिक से बताया ना, तो क्या इसको मैथमेटिक्स से देखना चाहोगे, यानी देखना चाहोगे मैथमेटिक्स का जादू, वो भी देख ही लो तब पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, देखो ध्यान से, बॉडी को फेंके ऐसे, गिरा जमीन पर। अब देखो यहां का टाइम को t1 माना और यहां के टाइम को t2 माना, यानी यहां पर बॉडी यहां से जब t बराबर 0 पर था तो यहां से यहां गया t1 टाइम पर और यहां से यहां आया t2 टाइम पर, यानी यहां है t1 टाइम पर, यहां है t2 टाइम पर, और ये जो हाइट है ना वो h है। तो h बराबर क्या है, h बराबर जो है ना हाइट है t1 टाइम पर का और हाइट है t2 टाइम पर का। इसी को हम लोग साबित करेंगे जितना बात बोले तुमको, ठीक है। चलो तो इसके जगह देख सकते हैं, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो तो यहां रख दें u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये h1 के बदले लिख दिए, और h2 के बदले क्या लिख देंगे u t प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर। मैथमेटिक्स भी समझो ठीक से। अब देखो u को इधर ले लो तो जाएगा t1 माइनस t2, u को इधर ले लिए इसको, अब इसको इधर ले लो, हाफ जी इधर ले लिए, प्लस में आ गया, यहां आ गया t1 स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस t2 स्क्वायर। आता है कि नहीं गुना भाग करने, इसको इधर ले लिए, इसको इधर ले लिए, दिक्कत हुआ? सिंपली कैलकुलेशन है, इसको इधर ले जाओगे कल कॉमन वॉमन ले लोगे। तो अब देखो यहां u है t1 माइनस t2 कर दिए, अब देखो हाफ जी, अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो u बराबर कितना हो गया, u बराबर हो गया हाफ जी t1 प्लस t2। यही तो साबित करना था, कर दिया, कर दिया ना। अब यहां से देखो इसको जब इधर ले आओगे तो 2u होगा और नीचे लाओगे तो g हो जाएगा और t1 प्लस t2 हुआ, और यही 2u बटा g को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। तो इसका मतलब ये और ये प्रूव्ड हो गया मैथमेटिक्स से, यानी ये था मैथमेटिक्स का जादू। और स्मार्ट बनना चाहोगे, ये हाइट का वैल्यू निकालना चाहोगे, निकाल लो हाइट का वैल्यू। तो देखो इस हाइट के वैल्यू में यानी ये t1 का मान डाल दोगे, u का मान अगर डाल दोगे, यानी u का मान डाल दोगे तो h का मान आ जाएगा। निकाल दो h का मान, h का मान निकालते हैं, h बराबर h t1 पर होता वही है ना, निकाल दो कितना होगा h, तो u इंटू t1, u इंटू t1, u की जगह रख दो ना, u की जगह हाफ जी, u हाफ जी t1 प्लस t2, ये u का मान रखे, u इंटू t1 रख दिए, माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर, हाफ जी t1 स्क्वायर रख दिए। चल यहां से गुना भाग करो, हाफ जी, इसको t1 इंटू t1 स्क्वायर हो गया नहीं, अब फिर हाफ जी यहाँ t2 यहाँ t1 t2 कर देते हैं, यहां हुआ माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। अब देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या निकला, हाफ जी t1 t2 निकल गया। देखो ध्यान से, निकल गया हाफ जी t1 t2, यानी सारा साबित हो गया। ये तो मजा आ गया, मजा आ गया।
अब एक और मैजिक दिखाता हूं तुमको। ये सब क्यों दिखा रहा हूं? ये इसलिए दिखा रहा हूं कि तुम्हारा सोचने का जो पावर है ना वो बढ़ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जब काम करना शुरू कर देता है ना तो अच्छे अच्छे की हाँ यस कोई भी सवाल जल्दी सोच लोगे, इसलिए मैं इस ट्रिक को बता रहा हूं। एक बात बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अगर 0 होता है तो इसका रूट्स मानते हैं अल्फा एंड बीटा है। रूट्स मतलब इसको सॉल्व करने से जो एक्स का वैल्यू आएगा उसको बोलते हैं रूट्स। यानी अगर इसको सॉल्व करने से एक्स का एक वैल्यू अगर अल्फा आता है, दूसरा वैल्यू अगर बीटा आता है, तो तुमको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए होता है। यस तो उसी प्रकार से जब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको जैसे यहां फेंके थे बॉडी को, बॉडी ऊपर जाएगा, अब फिर बॉडी नीचे आ जाएगा। कमाल का ट्रिक सीखोगे अभी, कमाल का। अब मान लेते हैं ये हाइट जो है ना t1 टाइम पर और ये हाइट जो है ना t2 टाइम पर h है। h क्या है? हाइट एट टाइम t1 एंड t2 है। तो h बराबर क्या लिखेंगे? s बराबर हम लोग पढ़ते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ते हैं। तो s की जगह यहां h होगा, h बराबर होगा u इंटू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये 2 से गुना कर दो हर जगह, तो 2h हो जाएगा। अब बराबर होगा 2ut, अब बराबर होगा माइनस जी टी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, इसको ले लो इधर जी टी स्क्वायर, इसको ले लो इधर 2ut, और ये तो इधर ही है। अब बराबर 2h, अब बराबर 0। तो अब मान लेते हैं कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो टाइम का 2 वैल्यू आएगा। कितना वैल्यू आएगा? 2 वैल्यू, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक वैल्यू मान लेते हैं t1 है और दूसरा वैल्यू मान लेते हैं t2 है। तो t1 प्लस t2 बराबर क्या होगा? माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, यानी इसमें माइनस लगाओगे तो कितना होगा? माइनस माइनस कर दोगे तो प्लस हो जाएगा बटा ए। और t1 इंटू t2 कितना होगा? t1 इंटू टी कितना होगा? c बटे, यानी 2h बटा g। अच्छा, तो अगर t1 इंटू टी2 बराबर 2h बटा g होगा तो h बराबर कितना होगा? यहां से h बराबर जगह g इधर, हाफ इधर, तो जगह हाफ g t1 t2। वाओ, मजा आ गया। यही हो गया ना टाइम ऑफ फ्लाइट। मजा आ गया, मजा, खूब मजा आ गया ना। क्लियर हो गया। चलो कुछ सवाल बना के देखते हैं, छोटा छोटा सवाल, एक दो। इस सवाल का जवाब दो तो। बॉडी को फेंका गया इस प्रकार से, कितना से फेंका गया ये नहीं पता है, लेकिन सवाल में अगर कहे कि बॉडी टी बराबर 3 सेकेंड पर जिस हाइट पर है उसी हाइट पर 7 सेकेंड पर है, तो पहला में बताओ कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये बता दो। कहता है एक बॉडी को इस प्रकार से फेंका गया, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन सच ए वे दैट इट्स हाइट एट 3 सेकेंड एंड 7 सेकेंड आर सेम, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होगा आंसर? बताए थे ना, अगर सेम हाइट पर t1 एंड t2 पर है तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 3 + 7 बराबर 10 सेकेंड। अब बोलेगा कि कितना स्पीड से फेंका गया, ये बताओ कितना स्पीड से फेंका गया, कितना स्पीड से फेंका गया वो पता है तुमको। हाफ जी बराबर 10 हुआ इंटू t1 t2, कितना हो जाएगा? u बराबर कितना बोले थे, फिर से समझ लो, हाफ जी t1 प्लस t2, हाफ जी t1 प्लस t2। देखो ये तो 10/2 बराबर 5 हुआ ना, ये हुआ 10 बटा 2 हुआ 5 और t1 प्लस t2 बराबर हुआ 10, तो 10/50, 10 × 50 मीटर पर सेकंड हुआ।
याद रख लोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट में 5 से गुना कर दोगे, उतने से फेंका गया होगा। अब तुमको ये पूछेगा कि ये हाइट कौन सा होगा, ये कौन सा हाइट होगा, ये बराबर व्हाट, यानी बॉडी 3 सेकंड पर और 7 सेकंड पर एक ही हाइट पर है, तो बताओ वो हाइट कितना है। ये बहुत आसान है, h बराबर हाफ जी T1 इंटू T2। यस, ये हुआ हाफ इंटू 10 इंटू 3 इंटू 7, 7 या 21, 210/2, नहीं 210/2 यानी 105 मीटर ऊंचाई पर होगा। तो इस तरह का सवाल अगर इतनी जल्दी बन जाए तो कितना मजा आएगा, सोच के देखो। यस, तो अब हम लोग अगले लेक्चर में एकदम शानदार शानदार चीज को सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।